Very good morning to all of the students. English Literature क्लास 12th RBSC. हमारी फर्स्ट बुक है प्रूडेंस. प्रूडेंस में हमारी फर्स्ट स्टोरी है टुमारो. उसके फर्स्ट और सेकंड जो पेज हैं वो हमने इससे पहले जो लास्ट वीडियो था उसमें कंप्लीट कर लिया था. अब नेक्स्ट हम पेज थर्ड से शुरू करते हैं. द बार्बर्स एस्टेब्लिशमेंट वॉज नियर द हार्बर. जो नाई अक्सर अपने ग्राहकों को मिस्टर हैडबर्ग के बारे में ढेर सारी बातें बताया करता था कि किस तरीके से उनके बेटे को कोलब्रुक में देखा गया था और किसी ने उनको शायद लेटर लिख के ये सूचना दी. तो वो बेचारे भागे भागे कोलचेस्टर नाम जो कि इंग्लैंड की एक और दूसरी जगह है वहाँ से कोलब्रुक में आते हैं और अपने बेटे को तलाशते हैं, जिसके बारे में कहा गया था उनके बेटे के बारे में कि उसे किसी लड़की के साथ यहाँ घूमते हुए मस्करी करते हुए देखा गया है. लेकिन उन्हें यहाँ भी उनका बेटा नहीं मिलता है. तो काफ़ी बहुत अट्रैक्टिव सर्च करते हैं. स्टार्टिंग में हर एक गड्ढे हर एक कोने को तलाशते हैं, लेकिन उनका बेटा उन्हें कहीं भी नहीं मिलता है. तो ये सारी बातें वो अपने ग्राहकों को सुनाया करता था और ये सारी बातें वो उन लोगों से किया करता था और अपना टाइम पास करता था इस तरीके से. ये जो बार्बर की दुकान थी, जो टैप रूम था, वो जस्ट हार्बर यानी कि जो बंदरगाह था उसके पास था. इसका मतलब इस गांव के कोलब्रुक के जस्ट पास में समुद्र का रास्ता जुड़ता है. Whenever a sailor man came in for a haircut or a shave, the barber could not help thinking that the sailor could be the son of Hagbard. जब कभी भी कोई सेलर मैन, जब कभी भी कोई नाविक या जहाज पर काम करने वाला नौजवान उस नाई की दुकान पर आता था कोई हेयर कट करवाने के लिए या फिर छोटी सी एक सस्ती किस्म की शेविंग कराने के लिए, तब भी ये जो नाई है वो अपने इन विचारों को थाम नहीं पाता था और ये सोचने लग जाता था कि कहीं ये जो नौसैनिक है कहीं ये हैगबर्ड का बेटा तो नहीं. कैप्टन हैगबर्ड्स मैनर हैड बिकम पजल्ड एंड डेफिडेंट. अब यहाँ पर कैप्टन हैडबर्ग की बात करते हुए पेज नंबर 3 ये भी बताता है कि जो कैप्टन हैडबर्ग है अब उन्होंने अपने बेटे की जो एक्टिव सर्च है वो सारी तलाश उन्होंने छोड़ दी है. अब कोई वो जोश या जुनून के साथ अपने बेटे की तलाश नहीं करते हैं और वो कोलब्रुक में सेटल हो चुके हैं. कोलचेस्टर में उन्होंने अपने घर को बेच दिया, उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और अब वो यहाँ पे आ चुके हैं. He was unwilling now to talk with the town folk. जब वो स्टार्टिंग में कोलब्रुक आए थे तो वो सारे लोगों से बातचीत करते थे, अपने बेटे के बारे में पूछताछ करते थे, लेकिन अब उन्होंने यहाँ के लोगों से बात करना बंद कर दिया गया. वो अनिच्छुक हैं. He had now to talk with the town folk. He had earned for himself the reputation of a miser. अब कुल मिला के यहाँ के जो लोग हैं वो उन्हें बहुत ही कंजूस कहने लगे हैं और ये कंजूस का जो टाइटल है, जो तमगा है, ये खुद मिस्टर हैडबर्ग ने अपने लिए कमाया है. लेकिन कैसे? He mumbled regretfully इन द शॉप्स. अक्सर उन्हें बड़े ही पछतावे भरे शब्दों में दुकानों पर गिड़गिड़ाते हुए देखा जा सकता है. बॉट इंफीरियर स्क्रैप्स ऑफ मीट. सस्ते किस्म के मीट के जो व्यर्थ के पार्ट होते हैं मांस के, वो सस्ते व खरीदे वो देखे जा सकते हैं. एंड डिस्करेज्ड ऑल एल्यूजन्स टू हिज कॉस्ट्यूम. और उनके फटे पुराने कपड़ों के बारे में अगर कोई भी कुछ बात करता है, उनकी खिल्ली उड़ाता है, तो वो उन बातों को अनदेखा कर देते हैं. मिस बेसी कार्विल न्यू दैट कैप्टन सेड नथिंग अबाउट हिज सन्स रिटर्न बिकॉज विद हिम इट वॉज नो लॉन्गर नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ, इट वॉज टुमारो. अब बेसी कार्विल भी मिस्टर जो कैप्टन हैडबर्ग है उनकी ये सारे बातें जानती है, लेकिन वो इस बात को अलग तरीके से देखती है. गांव के बाकी के कस्बे के जो लोग हैं कोलब्रुक के, वो सोचते हैं कि जो कैप्टन हैडबर्ग वो शायद पागल हो चुका है, लेकिन जो बेचारी मिस कार्विल है, जो ब्रांड कार्विल की बेटी है, उसको कहीं मन में लगता है कि कैप्टन जो हैडबर्ग है वो इसलिए लोगों से कुछ अपने बेटे के बारे में नहीं कहते हैं क्योंकि पहले वो लोगों को जब यहां पे आए थे तब कहते थे कि उनका बेटा नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह आएगा, कभी कहते थे, फिर धीरे धीरे कहने लगे कि नेक्स्ट मंथ अगले महीने आएगा. लेकिन वो ये जानती है कि अब ये जो नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ का उनका डायलॉग था ये अब बदल के टुमारो में हो गया है. अब हमेशा वो हर बात कह के जवाब देते हैं कि उनका बेटा कल आएगा, कल ही वो शेव बनाएंगे, कल ही नए कपड़े खरीदेंगे. In their intimacy of backyard and front garden, he talked with her paternally. जब भी ये हमें पहले ही बताया कि अक्सर वो जो दोनों जने हैं उन्होंने मिस्टर हैडबर्ग की जो झोपड़ी है, वो 2 झोपड़ियां हैं, उनमें से एक उन्होंने कार्विल फैमिली को दे रखी है किराए पर. दोनों के बीच में आगे की तरफ लोहे की रेलिंग है और घर के पीछे की तरफ लकड़ी की रेलिंग है, जिस पर बैसी अक्सर गीले कपड़े सुखाती है और मिस्टर हैडबर्ग से हल्की प्यार भरी छेड़ भी करती है. तो यहां पर जो मिस्टर हैडबर्ग है वो अक्सर आगे या पीछे के गार्डन जो है उन गार्डन में खड़े होके, बगीचे में खड़े होके मिस जो बैसी है उसके साथ अपने अंतरंग क्षणों को बिताते थे. और पिता के तरीके से उनका कोई गलत नजरिया नहीं था बैसी को देखने का और ना ही बैसी का था. वो जो बैसी से बातचीत करते थे उसमें एक पितृत्व का भाव होता था. दे मेट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनरिजर्व्ड कॉन्फिडेंस. दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने अंदर एक समझ पैदा कर रखी थी कि मैं उसको समझता हूं और वो मेरे को समझती है. विच वॉज ऑथेंटिकेटेड बाय एन अफेक्शनेटेड
एंड अफेक्शनेटेड विंक नाउ एंड देन। और हम ये बात कैसे जानते हैं कि उन लोगों के बीच में इतना भरोसा बन चुका है कि असल में जब कभी भी वो मिलते थे तो प्यार से अक्सर जो मिस्टर हैगबर्ड है वो एक विंक यानी कि आंख मार दिया करते थे बेसी को। शी एक्सप्रेस्ड ए फेंट ब्लश, बदले में जो बेसी थी वो भी एक बहुत ही मध्यम सी जो शर्माने की लालिमा होती है वो अपने चेहरे पर दिखाती थी विद इनक्रेडिलस इमोशन, और ढेर सारे जो प्यार के और सम्मान के भाव होते हैं उन्हें अपने चेहरे पर लाती थी। बट हमें याद रखना है ही विंग्ड नॉट इन द लीस्ट वल्गैरिटी, कि मिस्टर हैडबर्ग जो उसको आंख मारते थे बेसी को वो कोई अश्लीलता से भरी हुई नजर से नहीं मानते थे, वो उन्हें अपनी बेटी या कुछ और ऐसा समझते थे। पेज नंबर 4 से शुरू करते हैं। While talking with Bessie, Captain declared that Harry would be 1 and 30 नेक्स्ट जुलाई। एक दिन पेज नंबर 4 पे हमें पता चलता है कि मिस बेसी और जो कैप्टन हैगबर्ड है वो बातें कर रहे होते हैं, और कैप्टन हैगबर्ग इस बात की घोषणा कर देते हैं कि उनका जो बेटा है अगले जुलाई में पूरे 31 साल का हो जाएगा। Proper is to get married with a nice sensible girl who could appreciate a good home। और उन्होंने ये भी बताने का उनका एम क्या था, उनके बताने का ये एम था कि 31 साल की जो एज होती है वो एक लड़के के लिए सबसे बेस्ट एज होती है कि उसे एक समझदार और एक अच्छी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए और एक अच्छा सा घर बसा लेना चाहिए। कैप्टन हैगबर्ड हैड बीन वन ऑफ दोज सेलर्स हु परस्यू देयर कॉलिंग विद इन साइट ऑफ लैंड। कैप्टन हैडबर्ग, असल में कैप्टन हैडबर्ग से हमें लगता है कि शायद वो कोई बड़ा जहाज चला चुके होंगे या फिर वो कुछ और करते होंगे, लेकिन ऐसा हम जानते हैं कि वो नहीं है। वो एक ऐसे सेलर, एक ऐसे नाविक हैं जिन्होंने अपना काम ही जमीन से शुरू करा है। वो जहाज पे ज्यादा चढ़ने की उनकी वो नहीं रही है ड्यूटी। वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन ऑफ ए बैंकक्रप्ट फादर। यहां पर थोड़ी सी उनकी बैकग्राउंड भी पता चलता है कि जो कैप्टन हैडबर्ग हैं वो एक दिवालिया किसान के बेटे थे और उनके कई बच्चे थे, उनमें से वो एक बेटे थे कैप्टन हैडबर्ग। हैडबर्ग हैड बीन apprenticed hurriedly to a coasting skipper। जो समुद्र तट पर जो बंदरगाह होते हैं उस पर जो जहाजों के आने जाने का और माल वगैरह का जो आदमी ध्यान रखता है, जल्दी वो उसका प्रशिक्षु बन गया और उसका काम सीखने लगे। एंड हैड रिमेन्ड ऑन द कोस्ट ऑल हिज सी लाइफ। और अपने पूरे समुद्री कर्मचारी के जीवन के तौर पर हमेशा उन्होंने अपना जीवन समुद्र में नहीं बल्कि समुद्र तट पर, कोस्ट पर बिताया। यानी उन्हें जहाज में जाने से और पानी में जाने से नफरत थी, जबकि एक नाविक होने के तौर पर, एक नाव का, एक जहाज का बंदरगाह का कर्मचारी होने के नाते उनका तो जहाज में जाना बनता ही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। Captain said to Bessie that people did not know what they let their boys in for when they let them go to the sea। अक्सर कैप्टन हैडबर्ग तो उन लोगों की भर्त्सा भी करते थे, उनकी बुराई भी करते थे कि जब लोग अपने बच्चों को नाविक बनने देते हैं, जहाज का कप्तान बनने देते हैं, किसी भी काम से अगर जहाज की नौकरी करने देना जाने देते हैं, तो उन लोगों को इस बात का आभास भी नहीं होता कि वो अपने बच्चों को, अपने लड़कों को किस धंधे में, किस नर्क में झोंक रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि कैप्टन हैडबर्ग के अनुसार व्हाट स्टार्ट ऑफ ट्रेड इट was in which more than half your time you did not put your foot inside your house। वो क्योंकि वो बताते हैं मिस्टर हैगबर्ड की एक ऐसा पेशा है, अगर आप समुद्र की नौकरी करते हो तो एक ऐसा काम होता है जिसमें आधे से ज्यादा समय तो आपका जो पांव है, अपनी जिंदगी के आधे समय तो जो आपका पांव है वो कभी आपके घर के अंदर ही नहीं पड़ता, यानी आदमी घर होते हुए भी बेघर हो जाता है। डायरेक्टली यू गॉट आउट टू सी यू हैड नो मीन्स ऑफ नोइंग व्हाट वेंट एट होम। वो ये भी कहते थे कि अगर एक बार कोई नाविक समुद्र में उतर जाता है तो ऐसे काम का क्या फायदा जिसको ये भी नहीं पता उसके पीठ पीछे घर में क्या हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है, कोई मर रहा है, कुछ पता नहीं है। The longest voyage he had ever made had lasted a fortnight। अक्सर वे बताते हैं कि जो सबसे लंबी वॉयज यानी कि जो समुद्री यात्रा उन्होंने करी वो उसकी अवधि थी फोर्टनाइट यानी 15 दिन की, of which the most part had been spent at anchor sheltering from the weather। लेकिन ये 15 दिन भी कैप्टन हैडबर्ग ने कैसे बिताए, उसका जो एंकर था, जो लंगर होता है जहाज का, वहां पर वो मौसम के थपोड़ों से बचते हुए खड़े रहे और किसी तरीके से उन्होंने बेचारों ने गिन गिन के वो 15 दिन काटे और अपनी उस नौकरी को पूरा करा। As soon as his wife had inherited a house enough to live on from a bachelor uncle who had made some money in the coal business। लेकिन जैसे ही मिस्टर हैगबर्ड की जो पत्नी थी, उन पत्नी को अपने चाचा से
एक घर मिला जिसमें आराम से जिंदगी बिताई जा सकती थी। उनके चाचा से उनकी पत्नी को घर क्यों मिला? तो एक छोटा सा आसान बात यह है कि उनके जो चाचा थे वो बैचलर थे, उन्होंने शादी नहीं करी, वो कुंवारे थे और उन्होंने कोयले के बिजनेस में अच्छा खासा पैसा कमाया था। तो ये पैसा जब वो मर गए तो उनकी भतीजी को मिला और ये भतीजी थी मिस्टर हैकबर्ड की पत्नी। तो जैसी उनकी पत्नी को अपने चाचा से वो मकान मिला, हु हैड मेड सम मनी इन द कोल बिजनेस, ही थ्रू अप हिज कमांड ऑफ एन ईस्ट कोस्ट कॉलियर। तो ये जो एक ईस्ट कोस्ट का कॉलियर था, यहां पर उन्होंने तुरंत अपने काम की कमांड छोड़ दी कि भैया मैं तो ये चला, और वो उस काम को छोड़कर आ गए और अपनी पत्नी के साथ में एक घर लेकर वहीं पर सेटल हो गए। यानी समुद्र के काम से साफ पता चलता है कि उनको साफ नफरत थी। I had never been further than 8 fathoms from the land was one of his boasts। अक्सर वो डींग मारते हुए कहते थे, अपनी ये बात अपनी शेखी बगाड़ते हुए कहते थे कि कभी भी जमीन से मैं 80 गज से ज्यादा की दूरी पर नहीं रहा। यानी समुद्र के अंदर जाना और गहरे समुद्र में जाना तो बहुत दूर की बात है। On summer afternoons, Bessie would bring out a chair on the grass plot and sit down with her swing। अक्सर जो गर्मियों की दोपहर हुआ करती थी, बेसी अपने काम से निपट के घर के आगे या पीछे जो घास का मैदान था, उस घास के मैदान के ऊपर अपनी चेयर लाके बैठ जाती और बुनाई कढ़ाई का काम शुरू कर देती, स्वेटर बुनना एटसेट्रा एटसेट्रा। कैप्टन हैकबर्ड इन हिज कैनवास सूट, सस्ते किस्म का सूट, कैनवास सूट लीन्ड ऑन ए स्पेड। अक्सर जो कैप्टन हैकबर्ड है वो भी अपने घर के पीछे आगे वाले गार्डन में उस समय मौजूद होते थे अपने सस्ते किस्म के कोट में, और एक बेलचे के ऊपर, फावड़े जैसा एक जमीन खोदने का होता है डिवाइस, उसके ऊपर झुके हुए he dug every day in his front plot but was not going to plant anything। अब ये उनकी आदत थी, अक्सर जैसे बैसी की थी चेयर लाकर बैठना, उसी तरीके से जो कैप्टन हैकबर्ड थे हर दोपहर को अपना बेलचा अपना फावड़ा लेके आते और अपने आगे वाले गार्डन के अंदर वो खुदाई और गुड़ाई करने लगते, लेकिन वो कभी भी उसमें कुछ उगाते नहीं थे। जस्ट एट प्रेजेंट कोई भी अगर कोई उससे पूछे कि भैया ऐसा क्यों, तो कहते तो सिर्फ अभी के लिए है, अभी के लिए खुदाई कर रहा हूं, इसमें बाद में देखेंगे। ही ऑफन टोल्ड बेसी दैट ही वुड नॉट ग्रो एनीथिंग टिल देयर हैरी कम्स होम टुमारो। वो अक्सर ये बात कहते थे कि वो इस बगीचे में जब तक कुछ नहीं उगाएंगे जब तक कि उनका बेटा कल नहीं आ जाता। आज खड़े होके वो गड्ढे खोदते हुए कहते कि उनका बेटा कल आएगा, कल जैसे आएगा उगा दूंगा। फिर जब कल का दिन होता नेक्स्ट डे, तो वो वहां पे वो खुदाई करते और फिर कोई अगर पूछे कि आप कब उगाओगे, तो वो कहते कि कल मेरा बेटा आएगा और कल मैं इसमें उगा दूंगा। एवरीथिंग वॉज पुट ऑफ इन दैट वे। उनकी जिंदगी का हर एक जो भी काम था वो इसी तरीके से उसे अगले दिन के लिए पोस्टपोन स्थानांतरित कर देते थे कि ये काम तो कल करूंगा क्योंकि कल हैरी आएगा। देयर वॉज ए बॉक्स फुल ऑफ पॉकेट्स ऑफ वेरियस फ्लावर्स सीड टू चूज फ्रॉम द फ्रंट गार्डन। उनके पास एक जबरदस्त बक्सा था जिसमें ढेर सारे रंग बिरंगे फूलों के बीज रखे हुए थे, लेकिन इनके जो बीज थे ये आगे वाले बगीचे में उगाने के लिए थे, लेकिन वो कभी उसे यूज नहीं करते थे। ही टोल्ड बेसी दैट हैरी वुड लेट हर हैव हर से अबाउट दैट। वो अक्सर ये कहते थे कि बेसी ये मैंने फूल इतने सारे डब्बे में जमा करके इसलिए रख रखे हैं क्योंकि जब मेरा बेटा हैरी कल आ जाएगा तो वो तुम्हें अपनी पसंद भी बताएगा कि मुझे ये वाले फूल पसंद है और वो वाले फूल पसंद है, तब तुम्हें पता चलेगा कि उसको कौन से फूल पसंद है और वो कौन से उगाना चाहता है। तो इस तरीके की उनकी इमेजिनेशन थी, उनकी कल्पना थी, जो हर एक आने वाले दिन के लिए उन्हें दिलासा दिला देती थी। अब चाहे हम उन्हें पागल समझ ले कि उनका बेटा कल आने वाला है। पेज नंबर 5। बेसी हैड हर्ड ऑल दिस सो मेनी टाइम्स। ये पहली बार नहीं है कि मिस्टर हैडबर्ग ने बात बेसी को कही है, वो असंख्य बार कई बार ये सारी बातें सुन चुकी है। सो शी डिड नॉट से एनीथिंग। तो कभी भी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती थी, आर्ग्यूमेंट नहीं करती थी। देयर वॉज ए चार्म इन दीज ravings। असल में जो ये वो बातें किया करते थे, असल में इनमें भी एक प्रकार का आकर्षण हुआ करता था। ही वॉज डिटरमाइंड दैट हिज सन शुड नॉट गो अवे अगेन फॉर द वांट ऑफ होम। उनका ये पक्का भरोसा था कि एक बार उनका बेटा अगर घर आ जाएगा तो वह कभी भी दूसरे घर की तलाश में यहां से जाना नहीं चाहेगा। कैप्टन हैड बीन फिलिंग द अदर कॉटेज विद ऑल सोर्ट्स ऑफ फर्नीचर। इसी आशा में कि उनका बेटा कल आएगा, जो कैप्टन हैडबर्ग हैं वो अपनी कोठड़ी को ढेर सारे नए फर्नीचर से हमेशा भरते रहते थे। ही ऑलवेज डिस्क्राइब्ड हिज परचेज टू बेसी। वो अक्सर बेसी को बताया करते थे कि आज उन्होंने ये फर्नीचर खरीदा, आज उन्होंने वो फर्नीचर खरीदा, बट नेवर लेट हर टू हैव ए लुक। लेकिन कभी भी उन्होंने बेसी को कमरे के अंदर आके ये नहीं देखने दिया कि वो क्या खरीद के लाए हैं। ही सेड बेसी दैट ही कुड हैव हर ड्राइंग लाइन आउट एंड विंग। वो तो केवल ये कहते थे कि जब भी वो मेरा बेटा हैरी आ जाएगा तो तुम फर्नीचर को अच्छे से देख भी सकती हो और
मेरे बेटे के आने से तुम्हें कोई तकलीफ भी नहीं पड़ेगी, और जो कपड़े सुखाने का जो तुम्हारा एक क्रम है उसको तुम आगे बनाए रख सकती हो, यानी मेरे बेटे से तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ये कहते हुए वो फिर बेसी को आंख मार देते। शी वुड ब्लश फेंटली, और वो उनके बेटे के विचार से, यानी वो जिस तरीके से कहते थे कि मेरा जवान बेटा आएगा लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम तो अपने कपड़े डालते रहना और अगर चाहो तो तुम उससे बात भी कर सकती हो, तो बेचारी हल्की सी एक शर्मिंदगी जाली जो लाली होती है, शर्म वाली लाली, वो अपने चेहरे पर ला देती थी। समटाइम्स बेसी डाउटेड इफ हैगबर्ड हैड अ सन, लेकिन कई बार बेसी के दिमाग में खुद ये लगता था कि कहीं आदमी पागल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई बेटा ही नहीं है, एंड इफ ही एग्जिस्टेड एनीवेयर ही हैड बीन टू लॉन्ग अवे, और वे मानती थी कि अगर चलो मान लो इनका बेटा भी है तो वो क्या पता आज इस समय इंग्लैंड में या दुनिया के किस कोने में होगा, यहां पे थोड़ी होगा। ओनली वंस शी हैड ट्राइड पिटिंगली टू थ्रो सम डाउट ऑन दैट होप, बट द इफेक्ट ऑफ हर अटेम्प्ट हैड स्केयर्ड हर वेरी मच, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया, सिर्फ एक बार ही ऐसा दिन आया कि बैसी ने एक दिन वाकई में उनकी जो उम्मीद थी, इस उम्मीद के ऊपर उंगली उठा दी। ये उम्मीद कि उनका बेटा कल आएगा, एक दिन उसने उनके ऊपर सवाल उठा दिए बड़ी लाचारी के साथ कि क्या वाकई में ऐसा है आपका बेटा कल आएगा। लेकिन उसका ये सवाल जो था, उस सवाल का जो असर उस आदमी के ऊपर हुआ, उसने हमेशा के लिए बैसी को बुरी तरीके से डरा दिया और कभी भी दोबारा उसने इस बात को नहीं छेड़ा। लेकिन असल में हुआ क्या था, ऑल एट वंस देयर केम एन एक्सप्रेशन ऑफ हॉरर एंड इनक्रूडेलिटी। जैसे ही उसने ये बात कैप्टन हैडबर्ग को कही, एक झटके से कैप्टन हैडबर्ग के चेहरे पर ढेर सारे अलग अलग प्रकार के भाव आए, डर के, एक अविश्वसनीयता के, एक सपने टूटने के, और ये सारे भाव उनके चेहरे पर आए। शी टोल्ड कैप्टन इफ ही डिड नॉट थिंक दैट हैरी हैड ड्रॉन, अक्सर एक बार जब उसने ये बात पूछी तो उसी दिन उसने ये भी पूछ लिया था कि आपको नहीं लगता कहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आपका बेटा अगर नाविक था तो क्या पता किसी समुद्री तूफान की लपेटे में आ गया और मर गया हो। फॉर अ मोमेंट ही सीम्ड टू हर रेडी टू गो आउट ऑफ हिज माइंड, एक बार तो ऐसे लगा जैसे मानो कि इन शब्दों को सुनकर बैसी के वो आदमी बुरी तरीके से पागल हो जाएगा कैप्टन हैडबर्ग, बट ही डिड नॉट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ही सेड दैट द हैगबर्ड्स डिड नॉट बिलोंग टू द सी, उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा कि बेटी ये जो हैगबर्ड परिवार के लोग हैं ये कभी भी समुद्र में डूबने के लिए नहीं बने हैं, उनका समुद्र से क्योंकि कोई ताल्लुक ही नहीं होता है। ही सेड दैट हैरी वॉज नॉट ए सेलर, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा असल में एक नाविक है ही नहीं, एंड इफ ही वॉज नॉट ए सेलर ही वॉज बाउंड टू कम बैक, और अगर उनका बेटा नौसैनिक नहीं है, एक नाविक नहीं है, सच्चा नाविक, तो समुद्र कभी भी उनके बेटे को निकलेगा नहीं और उनका बेटा एक दिन वापस जरूर आएगा। शी नेवर ट्राइड अगेन, और इस दिन के बाद कभी भी उसने इस टॉपिक पर उनसे बहस नहीं करी। नाउ पेज नंबर 6। अब यहां पे बैसी और जो उसके पिता हैं जोशा कार्विल, उनके बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं। बैसी हैड ए फुल फिगर, बैसी का जो शारीरिक गठन था वो बहुत ही सुंदर था और बहुत ही आकर्षक थी। अ टायर्ड अनफ्रेश्ड फेस, लेकिन उसका जो चेहरा था वो बहुत ही टायर्ड, बहुत ही थका हुआ दिखाई देता था और हमेशा उसके चेहरे पर एक चेहरा मुरझाया हुआ रहता था। हर होम डिलाइट्स हैज बीन कन्फाइंड टू द नर्सिंग ऑफ हर फादर, उसके जितने भी घर से संबंधित, क्योंकि वो एक लड़की थी हमें जानते हैं, तो उसके घर को लेकर, परिवार, पति, बच्चों को लेकर ढेर सारे सपने होंगे, लेकिन उसकी जितनी भी घर से संबंधित खुशियां थी वो खुशियां सिर्फ सिमटी में थी अपने बीमार बाप की या अपने अपाहिज बाप की सिर्फ देखभाल करना। ड्यूरिंग द 10 बेस्ट ईयर ऑफ आवर लाइफ, हम ये बता दें कि अपने जीवन के, एक लड़की के जीवन के जो 10 बेहतरीन साल होते हैं वो 10 साल उसने अपने किसी प्रेमी या पति के साथ नहीं बल्कि अपने पिता की, बीमार बाप की सेवा करते हुए बिता दिए हैं। अ रोरिंग कमिंग आउट ऑफ एन अपस्टेयर्स विंडो वुड इंटरप्ट देयर डॉग, तो इस तरीके से कई बार जब वो दोनों जने बैठ के बात करते थे तो अचानक दूसरी जो घर से जुड़ी हुई कोठरी है वहां से खिड़की जो खुली हुई होती थी, उस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जो खिड़की थी वहां से अचानक किसी आदमी के जोर से चिंगाड़ने की, दहाड़ने की आवाज आती थी जो कि इन दोनों जनों की बातचीत में खलल डाल देती थी। शी वुड बिगिन एट वंस, वो तेजी से उठती, विदाउट द स्लाइटेस्ट साउंड ऑफ फेस, लेकिन जल्दी अंदर जाने में वो कोई जल्दी नहीं दिखाती। द होल्स एंड रोअर्स ऑफ हर नेम वुड गो ऑन, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे देर करती, अंदर से चिल्लाने की, उसके नाम को लेने की आवाज जो है वो बड़ी ही तेज होती जाती। मेकिंग द फिशरमैन स्ट्रोलिंग अपॉन द सी वॉल ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड टर्न देयर हेड टुवर्ड्स द कॉटेजेस। असल में बेसी के पिता जोर से इतनी गंदी गंदी गालियां देते और बेसी का नाम लेके पुकारते कि जो उनकी घर के सामने जो गली और गली का जो एंड है जहां से बंदरगाह दिखता है, समुद्र दिखता है, वहां पर जो मछुआरे जा रहे होते थे उनको भी बेसी के पिता के चिल्लाने की आवाज, यानी बूढ़े कार्विल की आवाज इतनी सुनाई देती कि वो बेचारे इन झोपड़ियों की तरफ मुंह करके देखने लगते कि आखिरकार हो क्या गया है।
बट शी वुड गो इन स्लोली, लेकिन बहुत ही अनिच्छा के साथ। जो बैसी है वो बड़े ही धीरे धीरे जाती है, उसको इन गालियों से, इन फटकारों से, गुर्राने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ए मूवमेंट आफ्टर बर्ड्स देयर वुड बी फॉल अ प्रोफाउंड साइलेंस, और जैसी बैसी कमरे के अंदर दाखिल होती, वो जो गूंजती हुई चिल्लाने की आवाज थी अचानक शांत हो जाती। शी वुड रीअपेयर, कुछ देर बाद वो वापस प्रकट होती, लीडिंग बाय द हैंड ए मैन, उसके हाथ पकड़ के पीछे से एक आदमी को अपने साथ लाती हुई, लाइक ए हिप्पोपोटेमस। ये जो बैसी के पीछे जो आदमी आता था वो लगभग एक दरियाई घोड़े जैसा था, बड़ा गेंडे जैसा। ही वॉज अ विडोड बोट बिल्डर, असल में बैसी के बाप का इंट्रोडक्शन दे रखा है कि बैसी के जो पिता थे वो एक विधवा, मतलब विधवा, उनकी पत्नी मर चुकी है, और एक बोट बिल्डर थे, यानी बोट बनाने का काम करते थे। कहानी बहुत पुरानी है, तो उस टाइम मोस्टली लकड़ी की जो बोट्स बना करती थी। ही बिहेव्ड टू हर एज इफ शी हैड बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज इनक्योरेबल कैरेक्टर। असल में जो उसके बैसी के पिता इतनी उसे गालियां बकते थे और इतना कोसते थे, उसका एक कारण था कि वो उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे मानो उनका ये पक्का यकीन हो कि उनकी इस अंधेपन की बीमारी का, उनकी पत्नी के इस दुनिया से चले जाने का, और उनके शरीर का इस तरीके से मोटापे से ग्रसित होने का, इन सब का एक ही कारण है, और वो है बैसी। He had made money enough to have ham and eggs for his breakfast every morning. इस आदमी ने, यानी बूढ़े कार्विल ने, इस जोशुआ कार्विल ने अपनी जिंदगी में कम से कम इतना अच्छा खासा पैसा तो कमा लिया था कि वो एक आलीशान जो नाश्ता है, हैम एंड एग्स, वो इतने पैसों से वो आराम से अपने लिए सुबह एक अच्छे से अच्छा जो नाश्ता था, हैमबर्गर और एग्स, वो हर सुबह अपने लिए वो अफोर्ड कर सकता था, उनका खर्चा वहन कर सकता था। तो इतने पैसे उसने पहले कमा लिए थे। वन डे डिगिंग अप द गार्डन ही टोल्ड बेसी दैट हैरी मस्ट लुक अपॉन हर एज ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर इन ए मैनर। एक दिन इसी तरीके से गर्मियों के दोपहर की बात है, वो लोग बातचीत कर रहे थे, तो अचानक जो कैप्टन हेडबर्ग है उन्होंने मिस बेसी को ये कहा कि जब उनका बेटा वापस आ जाएगा, यानी आने वाले कल में, तो वो उसके ऊपर, यानी बेसी के ऊपर वैसी नजर जरूर डालेगा जैसे कोई फैमिली वालों ने पहले से ही उसके लिए पत्नी अरेंज करके रख रखी हो। और उसे, यानी कुल मिला के वो यकीन दिलाना चाहते थे कि उनके बेटे को बैसी बहुत ही पसंद आएगी, एक पत्नी की तरह। द हस्बैंड्स ही विंक्ड, उन्होंने आंख मारते हुए बैसी की तरफ इशारा करा कि जो पति है वो पति के तरीके से एक तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के तरीके से जरूर देखेगा। शी कलर्ड फेंटली, उनकी इस तरीके की बात को सुनकर वो बुरी तरीके से शर्मा गई। बेसी माई हेड, ओल्ड कार्विल शाउटेड सडनली। जिस तरीके से वो बेचारे बात कर रहे थे, अच्छा खासा मूड चल रहा था कि उसी समय पर जो ओल्ड कार्विल है वो हमेशा की तरह चिल्लाता है, बेसी को अपनी टोपी लाने के लिए पुकारता है। ही हैड बीन सिटिंग अंडर द ट्री लाइक एन आइडल ऑफ मॉन्स्टर्स सुपरस्टिशन। इस समय जब उसने आवाज दी तो वो भी घर के बाहर ही था, वो एक पेड़ की छाया के नीचे किसी बेजान एक शैतान की मूर्ति की तरह बैठा हुआ नजर आ रहा था। यानी राइटर इससे एम्फसाइज कर रहा है कि वो बहुत बुरा आदमी था। हर सिस्टम वाज नेवर टू आंसर हिम एट ऑल, लेकिन भले ही ओल्ड कार्विल कितनी ही गालियां बकता था, कोसता था या कुछ भी करता था, लेकिन एक रिवाज सा बना लिया था बेसी ने कि कभी वो पलट के उसकी बात का जवाब नहीं देती थी, विरोध नहीं करती थी, ना हाँ कहती थी ना ना कहती थी। He kept up his shouting till she shook him by the arm or thrust the mouthpiece of his pipe between his teeth. वो जब तक बेसी के नाम पर चिल्लाता रहता, उसको कोसता और गालियां बकता रहता कि जब तक वो आके उसकी बाजू झिंझोड़ के उसे ये यकीन नहीं दिला देती कि वो उसके पास आ चुकी है, या फिर वो उसके मुंह से गिरे हुए सिगार को, जो लंबा लकड़ी का सिगार होता है, उसको वापस उसके मुंह में, उसके दांतों के बीच में ठूस नहीं देती थी। इससे हमें पता चलता है कि भले ही ओल्ड कार्विल बूढ़ा था, लेकिन वो सिगार पीता था, और वो इतना निकम्मा बन चुका था कि अपनी गिरी हुई टोपी या गिरे हुए सिगार को भी वो खुद उठाने की बजाय वो बेसी के आने का इंतजार करता था। ही वेड हैवीली ऑन हर आर्म ड्यूरिंग देयर स्लो वॉक्स। जब वो धीरे धीरे करके अपने पिता के साथ चलती तो उसका पिता जानबूझ के उसके ऊपर अपने पूरे उस भारी भरकम शरीर का बोझ डाल देता। शी अपीयर्ड टू बी ड्रैगिंग विद हिम। कुल मिला के जब भी वो बाट बेटी चलते थे पैदल, तो ऐसा लगता था जैसे मानो कि जो बेसी है वो तो बेचारी किसी जिंदा लाश की तरह अपने बाप के भारी भरकम शरीर के साथ घसीटती जा रही है, चल नहीं रही है। Captain advertised still in the Sunday papers for Harry Hagbard. अभी भी भले ही उन्होंने गांव वालों से बात करना बंद कर दिया था, कैप्टन ने एक्टिव सर्च बंद कर दी थी, लेकिन अभी भी वो संडे के जो अखबार छपते थे उसमें अपने बेटे का विज्ञापन जरूर देते थे कि अगर किसी ने हैरी हैगबर्ड को देखा हो तो वो उसकी सूचना जरूर दे। एट द सेम टाइम ही सीम्ड टू थिंक दैट हिज सन वाज इन इंग्लैंड सो नियर टू कोलब्रुक दैट ही वुड ऑफ कोर्स टर्न अप टुमारो। अब
अब इतने महीने गुजरने के बाद कम से कम जो कैप्टन हेडबर्ग थे, अब तो उनको ये यकीन होने लग गया था कि उनका बेटा जस्ट उन्हीं के कोलब्रुक के पास में इंग्लैंड की किसी दूसरी जगह पर है, और इतना नजदीक शायद वो आ चुका होगा विज्ञापन देख देख के कि शायद आने वाले कल में, टुमारो, शायद वो घर तक पहुंच ही जाए। बेसी आर्ग्यूड दैट इन दैट केस द एक्सपेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग वाज अननेसेसरी। तो बेसी ने उसको कह दिया कि अगर यही आपको ऐसा लगता है कि आपका बेटा इंग्लैंड के इतने नजदीक पहुंच चुका है, तब तो आपको एडवर्टाइजमेंट में पैसा व्यर्थ बहाना नहीं चाहिए। कैप्टन हैड बेटर स्पेंड दैट वीकली हाफ क्राउन ऑन हिमसेल्फ। इससे बढ़िया ये जो वो आधा आना खर्च करते हैं, या आधे आने की रकम उन्हें अपने ऊपर खर्च करनी चाहिए, शेविंग बनाने में, कपड़े में। He pointed out that all do it. There was a whole column devoted to appeals after missing relatives showing her the newspaper। लेकिन मिस्टर हेडबर्ग इतनी आसानी से हार नहीं मानते थे। वो अखबार लाकर बकायदा बेसी को दिखाते कि देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लोग जो अपने मिसिंग रिलेटिव्स, अपने गुमे हुए रिश्तेदारों के विज्ञापन अखबार में देते हैं। तो क्या वो लोग पागल हैं? अगर वो लोग गलत नहीं है तो मैं गलत कैसे हो सकता हूं? He told Basie that the news from Colebrook had arrived the very day after his wife's funeral। वो बेसी को ये भी बताते हैं कि जिस दिन कोलब्रुक से खबर पहुंची थी कोलचेस्टर, जहां वो पहली जगह रहते थे, तब उनके जस्ट एक दिन पहले उनकी पत्नी का देहांत हुआ था, और उनकी पत्नी के देहांत होने के अगले दिन ही उनको ये खबर मिली, जैसा कि नाई बताता है स्टार्टिंग में कि किसी मस्खरे ने चिट्ठी लिख के मजाक किया होगा। तो मिस्टर हेडबर्ग को एक खबर मिलती है कोलचेस्टर में कि उनका जो बेटा है वो कोलब्रुक में किसी लड़की के साथ देखा गया है। तो वो कहते हैं कि उनकी पत्नी जस्ट एक दिन पहले ही मरी थी। इफ शी हैड नॉट बीन सो इम्पेशेंट शी माइट हैड बीन देयर नाउ। वो अपनी पत्नी को अधीर और बेसब्री बुलाते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर उनकी पत्नी एक बेसब्री औरत नहीं रही होती तो आज वो यहां पर मौजूद होती, क्योंकि अगले दिन उन्हें वो चिट्ठी मिलती और तब उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा कहीं भागा है, मरा नहीं बल्कि जिंदा है। But anything he could interpret as a doubt, any coldness of assent, or even a simple intention to the development of his projects of a home with his returned son and his son's wife would irritate him into flings and jerks and wigged side glances। लेकिन कई बार अचानक उनके मन में यह भी ख्याल आ जाता था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि उनका बेटा तो आए साथ में वो अपनी शादीशुदा पत्नी को भी लेके आए। अगर ऐसा हो गया तो उनको बड़ा झटका लगता था कि ये जो घर बसाने का जो सपना देख रहे हैं अपने बेटे के साथ में और उसकी शादी करने का, ये सारा का सारा सपना चूर चूर हो जाएगा। और जब ये ख्याल उनके मन में आता तब वो पागलों की तरह झटके मार के हरकतें करने लगते, इधर उधर कनखियों से ताकने लगते। बेसी कॉल्ड इट इज टैंट्रम्स। लेकिन जो बेसी थी वो ये कहती थी कि ये उनकी बचकानी हरकतों के अलावा कुछ भी नहीं है, ये कोई गंभीर बात नहीं है। जब उनका बेटा यहां पर है ही नहीं, वो मिले ही नहीं, तो उन्हें कैसे पता कि शादी हो गई? नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 8। For their intimacy, which lasted some years, they had never talked without a fence or a railing between them। कई सालों तक इन दोनों जनों की, यानी कि कैप्टन हेडबर्ग की और बेसी कार्वेल की अंतरंगता चलती रही, एक बाप बेटी, एक फ्यूचर की बहू और एक फ्यूचर के होने वाले ससुर की तरह। लेकिन जब भी उन्होंने बात करी, हमेशा उनके बीच में घर की वो रेलिंग होती थी। अगर आगे वाले गार्डन की बात करें तो लोहे की रेलिंग, और पीछे वाले गार्डन की बात करें तो लकड़ी की रेलिंग होती थी। ही डिस्क्राइब्ड टू हर ऑल द स्प्लेंडर्स एक्यूमुलेटेड फॉर द सेटिंग अप ऑफ देयर हाउसकीपिंग। वो पूरे तफसील में, पूरी डिटेल में बेसी को ये बताते हैं कि किस तरीके से घर को पूरे सजाने की और घर की साफ सफाई की सारी योजना उन्होंने बना रखी है। बट हैड नेवर इन्वाइटेड हर टू एंड इंस्पेक्शन। लेकिन कभी भी उन्होंने बेसी को ये नहीं बुलाया कि आओ चलो अंदर आके तुम देखो कि मैं क्या क्या सामान ला चुका हूं। नो ह्यूमन आई वॉज टू बिहोल्ड दैम टिल हैरी हैड हिज फर्स्ट लुक। क्योंकि उन्होंने एक विचार बना रखा था, एक नोशन, एक धारणा बना ली थी कि जब तक उनके बेटे की निगाह उस सामान पर एक बार पड़ नहीं जाती, तब तक किसी को भी उस सामान को देखने का अधिकार नहीं है। यानी सबसे पहले उनका बेटा उस सामान को देखेगा। ही गार्डेड हिज सन्स दिस प्रिविलेज सो जेलसली। और पूरी एक ईर्ष्या के साथ वो अपने बेटे के इस विशेषाधिकार की सुरक्षा करते थे कि इन सामानों को सबसे पहले देखने का अधिकार उनके बेटे का है। दैट द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक यूज ही बॉट समटाइम्स in the town were smuggled rapidly across the front garden under his canvas coat। यहां तक कि वो इतना छुपा के सामान लेके आते थे कि अगर मान लो कभी वो खुद अपने घर का कोई बर्तन भी शहर से खरीद के लेके आए तो अपने उस फटे पुराने कैनवास कोट के अंदर वो ऐसे छुपा के लाते जैसे मानो कोई आदमी अपने घर में स्मगलिंग कर रहा हो, कोई तस्करी कर रहा हो। एंड He did his own homework। वो अपने घर का जितना भी काम था, साफ सफाई, वो खुद करते, कोई नौकर नहीं रखते। Bessie would laugh at him with a blush। लेकिन अक्सर बेसी उनकी हरकतें देखकर शर्मिंदगी से और
उससे थोड़ी शर्माहट के साथ मुस्कुरा देती थी, क्योंकि उनको लगता था कि कितना विचित्र आदमी अपने घर में कोई भला छुपा के सामान लेके आता है। एवरी मंडे शी पेड हिम हिज रेंट ओवर द रेलिंग्स, यहां तक कि हर सोमवार को वो किराया देती थी, लेकिन वो भी रेलिंग के उस पार से। ही क्लैश्ड द शिलिंग्स ग्रीडीली, और मिस्टर जो कैप्टन हेडबर्ग थे वो बड़े लालच के साथ वो शिलिंग्स यानी कि जो ब्रिटिश मुद्रा होती है उसको बड़े मुट्ठी में दबा लिया करते थे, यानी वो उसे खर्च नहीं करना चाहते थे उन पैसों को बिल्कुल भी, वो सिर्फ अपने बेटे पे खर्च करना चाहते थे। इन द ऑटम, जब पतझड़ का महीना आया, द ग्राउंड वॉज सो मच डग अप ऑल ओवर व्हेन इट फ्रोज हार्ड, ही वॉज डिसकॉन्सोलेट। अब जब महीने आगे बढ़े, गर्मियों से आगे मौसम बढ़ा, पतझड़ आई, ये सारे मौसम में बारिश आई, तो जो गड्ढा था वो तो वो हमेशा आगे बगीचे को खोदते रहते थे, हर जगह गड्ढे गड्ढे करते रहते थे, सिर्फ उगाते कुछ नहीं थे। फिर जब बारिश हुई तो उन गड्ढों के अंदर पानी भरने लग गया, तो ये देखकर वो बड़े असंतुष्ट हुए मिस्टर कैप्टन हेडबर्ग। ही थॉट व्हाट हैरी वुड से, उनको इस बात की चिंता हुई कि अरे कल उनका बेटा आ जाएगा, वो इस गार्डन की ऐसी हालत देखकर क्या कहेगा। द रोड्स ऑफ ओल्ड कार्विल दैट केम मफल्ड थ्रू द क्लोज्ड विंडोज कॉलिंग हर इनडोर्स, वो ये सारी बातें सोच रही थी। बैसी भी बाहर थी कि अचानक वही हमेशा की तरह बूढ़े कार्विल की जोर जोर से बैसी को अंदर से चिल्लाने की और गालियां बकने की आवाज आई। One mild afternoon he asked Bessie why the extravagant fellow did not get her a servant. एक दिन तो कैप्टन हेडबर्ग ने पूछ लिया बेसी से कि उनका ये जो अत्यंत खर्चीला बाप है, जिसको नाश्ते में हैम और एग्स चाहिए और जो सिगार पी सकता है जो आदमी, जब उसके पास में इतना अत्यंत खर्चीला आदमी है तो क्यों नहीं वो अपनी बेटी के लिए एक नौकर रख लेता। पेल बेसी सैड शी डिड नॉट नो, जो बेचारी पेल, जो कमजोरी से या फिर ये कह लो कि जो उसके पिता उसको साथ दुर्व्यवहार करते हैं उसकी वजह से जो बेचारी पीली पड़ी हुई बैसी है, वो साफ कह देती है कि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि क्यों उसके पिता उसके लिए नौकर नहीं रखते। ड्रॉइंग क्लोजर द फैंस हर ओनली फ्रेंड टोल्ड हर दैट शी वेट टिल शी गॉट मैरिड। तो जो एक ही हमदर्द है यहां पर हमारी बैसी के पास में, और वो है कैप्टन हेडबर्ग। वो बड़े ही संजीदा, एक गंभीर तरीके से फैंस के उस बाड़ के पास में आते हैं, रेलिंग के पास में, और बड़े प्यार से उसको कहते हैं कि बस तेरी सारी तकलीफें जब तक है जब तक कि तेरी शादी नहीं हो जाती। हैरी वुड गेट हर वन, वो ये कहते हैं कैप्टन हेडबर्ग कि जिस दिन मेरा बेटा आएगा और वो तुमसे शादी कर लेगा, देखना वो तुम्हारे लिए एक नौकर जरूर रखेगा। यानी वो उसकी चिंता करते हैं, उसकी जो तकलीफ है उससे उनका दिल पसीजता है। बट शी ओनली सैड इट्स सेल्फ मॉकरी, लेकिन जो बैसी है वो ये कहती है कि ये तो आप खिल्ली उड़ाने वाली बात कर रहे हो, आप कैसे बेटे की शादी की बात कर सकते हो। एंड स्पीकिंग टू हिम एज दाउ ही हैड बीन सेइंग दैट हिज सन माइट नॉट इवन वांट टू लुक एट हर। यहां तक कि वो ये मानती है कि जो मिस्टर कैप्टन हेडबर्ग हैं वो पूरी तरीके से सेन यानी मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो वो ये मान लेती है, जबकि पूरी बस्ती वाले उन्हें पागल मानते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा दिखावा करती है जैसे मानो कैप्टन हेडबर्ग बहुत ही मानसिक रूप से स्वस्थ है, और उनको ये बात कहती है कि अरे आपके बेटे ने जब मुझे एक बार नजर भर के देखा भी नहीं, एक बार देखा ही नहीं, तो मुझे अपनी पत्नी कैसे मान लेगा। कैप्टन लाफ्ड एट इट, लेकिन जो कैप्टन हेडबर्ग थे वो खिल्ली उड़ा देते थे हंस के कि बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो चिंता मत कर। Here comes page number 9. Hagberg argued Bessie why the boy not wanted to look at the only sensible girl for miles round. कैप्टन हेडबर्ग उसकी इस बात को ये बात कह के काट देते थे कैप्टन हेडबर्ग कि क्यों बेसी जैसी लड़की जब चारों तरफ मीलों दूर तक नहीं है तो वो इतनी अच्छी सेंसिबल समझदार जो लड़की है उसकी तरफ देखना क्यों नहीं पसंद करेगा। बेसी होल्ड ओल्ड कार्विल इनसाइड, लेकिन जैसे उन बेचारों की ये बातें चल रही थी एक अच्छे सुनहरे फ्यूचर को लेकर, वही बूढ़े कार्विल के अंदर से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। इनफैक्ट कार्विल had made himself helpless beyond his एप्लीकेशन। असल में बात यह थी कि ये जो बूढ़ा कार्विल है उसने किसी सीमा से भी आगे अपने आप को अपाहिज बना लिया था। वो अंधा था, ये बात ठीक है, लेकिन अंधे चल सकते हैं, फिर सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं करा। उसने अपने आप को पूरी तरीके से सीमा से परे अपाहिज बना लिया। टू एनस्लेव हर बेटर, लेकिन ऐसा उस आदमी ने किस नीयत से करा, ताकि वो अपनी बेटी को अच्छी तरीके से अपना गुलाम बना के रख सके। शी स्टूड स्टिल फॉर ए मोमेंट, जब बैसी ने आवाज सुनी जो अपने पिता की चिल्लाने और गाली बकने की, थोड़ी देर वो खड़ी रही, देन टर्न एंड वॉक्ड स्लोली इंडोर्स, फिर हमेशा की तरह मजबूरी में धीरे से मुड़ी और अपने उस कोठड़ी के अंदर चली गई। कैप्टन हैगबर्ग वेंट बैक टू हिज स्पेड, जबकि कैप्टन हेडबर्ग वापस अपने उस बेलचे फावड़े की तरफ खुदाई करने चले गए। अ मैन कमिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रीट विद ए फर्म लीजरली स्टेप पास्ड ऑन, लेकिन अचानक इसी शाम के समय अचानक जो गली थी सामने जो कि समुद्र के रास्ते की तरफ आगे की तरफ हार्बर की तरफ जाती थी, वहां से एक नौजवान आदमी गली के छोर पर दिखाई दिया जो बड़े ही सधे हुए
और बड़े ही आराम से कदमों में चलता हुआ कैप्टन हेडबर्ग की घर की तरफ आ रहा था। द मैन लीन्ड ओवर द गेट इन एन इंटरेस्टेड मैनर, और बड़े ही एक दिलचस्प तरीके से वो कैप्टन हेडबर्ग के गेट पर आके हल्का सा झूल जाता है। ही सेड विद इजी अश्योरेंस, और बड़े आराम से कहता है, यू मस्ट बी कैप्टन हेडबर्ग, कि जनाब श्रीमान आप कैप्टन हेडबर्ग ही होंगे। द ओल्ड मैन स्पन अराउंड, एक झटके से कैप्टन हेडबर्ग पीछे घूमते हैं, पुलिंग आउट हिज स्पेड, अपने बेलचे को वापस जमीन से बाहर निकाल लेते हैं। स्टार्टल्ड बाय द स्ट्रेंज वॉइस आंसर्ड इन अफर्मेशन नर्वसली, और हां में जवाब देते हैं बड़ी घबराहट के साथ, क्योंकि इतनी विचित्र आवाज उन्होंने अभी तक सुनी नहीं थी। कोई अनजान आदमी से मिलकर वो एक बार घबरा गए। द मैन सेड दैट हैगबर्ड हैड बीन एडवर्टाइजिंग फॉर हिज सन, उस अजनबी आदमी ने भी कहा कि श्रीमान आप अपने बेटे के लिए बड़े लंबे समय से, जिसका नाम हैरी हैडबर्ग है, उसके लिए विज्ञापन देते आ रहे हैं। दैट मैन बिलीव, उस आदमी ने कहा कि मेरा यह मानना है कि आप ही वो आदमी हो कि नहीं हो। कैप्टन हैगबर्ड मम्बल्ड दैट हिज सन वाज कमिंग होम टुमारो, लेकिन कैप्टन हैडबर्ग समझते हैं कि वो कोई अनजान आदमी है जो उनसे मस्करी करने, उनकी खिल्ली उड़ाने आया है। तो बुदबुदाते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा कल आने वाला है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। द स्ट्रेंजर मार्वल्ड ग्रेटली एंड सैड विद ओनली a slight change of tone that the captain had grown a bear like father Christmas। जो अजनबी होता है पहले तो वो ये बात सुन के बड़ी बुरी तरीके से चौंकता है, लेकिन फिर भी अपनी आवाज को थोड़ा सा चेंज करके, यानी चौंकने का लहजा उसमें नहीं आए, वो कैप्टन हेडबर्ग को कहता है कि आपने तो क्रिसमस के फादर की तरह, किसी सेंटा क्लॉज की तरह लंबी दाढ़ी उगा रखी है। तो इस तरीके का पर्सनल कमेंट कर देता है। कैप्टन ड्रू ए लिटिल नियर, अब कैप्टन हेडबर्ग उसकी तरफ थोड़ा सा नजदीक आते हैं। लीन्ड फॉरवर्ड ओवर हिज स्पेड, अपने बेलचे की तरफ थोड़ा सा झुकते हैं। टोल्ड द मैन टू गो हिज वे, और धमकाते हुए उस आदमी को कहते हैं कि तुरंत वहां से वो चला जाए। कैप्टन वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बीइंग लाफ्ड एट, क्योंकि कैप्टन हेडबर्ग भले ही पागल समझे जाते हो या कुछ भी समझे जाते हो, लेकिन अपनी खिल्ली उड़ाई जाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एवरी मेंटल स्टेट इवन मैडनेस हैड इट्स इक्विलिब्रियम बेस्ड अपॉन सेल्फ स्टीम। राइटर जो हैं वो यहां पर जोसेफ कोनार्ड हमें एक फिलॉसफी बताते हैं कि भले ही किसी भी प्रकार की मानसिक स्थिति हो, भले ही कोई आदमी पागल हो, लेकिन हर पागल आदमी का जो मस्तिष्क होता है वो काम करता है, और वो काम करता है सेल्फ स्टीम पर, यानी पागल आदमी का भी आत्मसम्मान जरूर होता है। द स्ट्रेंजर सेड सीरियसली दैट ही कुड गिव हिम सम रियल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज सन इफ ही केयर टू हियर। अब स्ट्रेंजर थोड़ा गंभीर होते हुए कहता है कि मेरे पास आपके बेटे के लिए कुछ खबर है, अगर आप सुनना चाहें तो, आप उसकी परवाह करते हैं तो। कैप्टन हैगबर्ड शाउटेड इन नेगेशन, लेकिन जो कैप्टन हेडबर्ग है वो पागलों की तरह चीखते हुए कहते हैं मुझे कुछ नहीं सुनना। एंड बिगेन टू पेस वाइडली, और पागलों की तरह टू एंड फ्रो, आगे पीछे तेजी से चलना शुरू कर देते हैं। कैप्टन सेड दैट ही हैड ऑल द इंफॉर्मेशन ही वांटेड, वो चीखते हुए पागलों की तरह इधर उधर घूमते हुए कहते हैं कि मुझे जो भी जानकारी मेरे बेटे के बारे में चाहिए वो मेरे पास है। ही हैड हैड इट फॉर ईयर्स, कई सालों से वो कहते हैं कि उनके पास उनके बेटे की पूरी सूचना है। एनफ टू लास्ट हिम टिल टुमारो, वो ये कहते हैं मेरे पास पूरी सूचना है कि मेरा बेटा कल आने वाला है। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 10। बेसी अपीयर्ड ऑन द पार्लर विंडो, उसी समय इनकी चीख पुकार की जो आवाज है मिस्टर कैप्टन हेडबर्ग की, वो अंदर दूसरी झोपड़ी में पहुंचती है जहां पर बेसी और उसके पिता जोशुआ गारवेल रहते हैं। तो बेसी जो आगे वाला कमरा होता है उस स्टडी रूम के, उस ड्राइंग रूम के पास में, वहां से खिड़की से झांकती है। शी हैड हर्ड देम इंडोर्स, उनके चीखने की आवाज वो दोनों जनों की अंदर तक सुन चुकी थी। कैप्टन सीम्ड टू बी ट्राइंग टू फाइंड हिज वे आउट ऑफ ए केज, जो खिड़की से वो नजारा देखती है वो ये होते हैं कि कैप्टन हेडबर्ग उस खड़े हुए गार्डन में ऐसे लग रहे होते हैं जैसे मानो वो किसी पिंजड़े के अंदर बंद है और वो बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, यानी वो सीन से भागना चाहते हैं। ही स्टम्बल्ड इन द होल्स ऑफ द रूइंड ग्रास प्लॉट, अपने ही गार्डन में करे हुए जो गड्ढे हैं पानी से भरे हुए, वो उसी के अंदर कई बार तेजी से चलते हुए अचानक उनका पांव गड्ढे में चला जाता है और लड़खड़ा देते हैं। ही रैन ब्लाइंडली अगेंस्ट द फेंस, वो पागलों की तरह इधर उधर गार्डन में भाग रहे हैं और नहीं नहीं चिल्ला रहे हैं। द मैन एट द गेट ग्रेवली स्ट्रेचिंग हिज आर्म ओवर एंड कैचिंग हिम बाय द स्लीव एंड आस्क्ड द कैप्टन टू स्टडी अ बिट, जबकि जो वो अजनबी आदमी है जो गेट पे खड़ा है वो बड़ी गंभीरता से अपनी हाथ वहीं गेट से खड़े खड़े अपने हाथ अंदर की तरफ कैप्टन हेडबर्ग की जो बाह है उनकी वो आस्तीन पकड़कर उनको कह रहा है कि थोड़ी देर शांत खड़े रहिए, भागिए मत। द मैन लाफ्ड एट कैप्टन्स कैनवास कोट, लेकिन इसी बीच में वो कैप्टन ने जो कैनवास कोट पहना है उसकी खिल्ली भी उड़ा देता है।
कैप्टन jogged himself free and began to back away shrinkingly. लेकिन पागलों की तरह चीखते हुए जो कैप्टन हैडबर्ग होते हैं वो एक झटका देके अपनी आस्तीन उस आदमी से छुड़ा लेते हैं और पागलों की तरह चिल्लाते हैं. He answered in a crestfallen tone, the man that for the present. और वो चीखते हुए उस आदमी को एक भौचक्के हुए और बहुत जैसे किसी आदमी की बेइज्जती कर गई हो वो चीख कर उसको कहते हैं कि ये कोड सिर्फ अभी वर्तमान के लिए है, आगे वो अपना इंतजाम कर लेंगे जब उनका बेटा आ जाएगा. The stranger addressed Bessie with the utmost familiarity what the matter was with captain. अब जैसी बेसी बाहर आती है और कैप्टन हैडबर्ग वहां से इधर उधर हो जाते हैं तो बेसी से वो आदमी, वो अजनबी आदमी इतने चिर परिचित अंदाज से पूछता है कि आखिरकार क्या कैप्टन पागल है. He lowered his voice as though he had known her for years and told Bessie that he dropped into the barber shop and came to know that a character. अब जो वो लड़का है, जो अजनबी आदमी है, वो अपनी आवाज को बड़ा शांत कर लेता है और बेसी से बड़े प्यार से, जैसे वो कई सालों से उसे जानता हो, इतने प्यार से पूछता है कि वो तो किसी इत्तेफाक से नाई की उस शॉप में जिसको टैप रूम कहते हैं वहां पर आ गया था और वहां उसे पता चला कि एक विचित्र सा आदमी इस इलाके में रहता है जिसका नाम कैप्टन हैडबर्ग है. मीनवाइल इसी बीच में जब वो दोनों जने बात कर रहे थे कैप्टन रिट्रीटेड इनसाइड. कैप्टन हैकबर्ड उस बगीचे में पागलों की तरह जो भाग रहे थे वो अपनी झोपड़ी में चले जाते हैं, टेकिंग हिज स्पेड विद हिम, और अपना फावड़ा भी साथ में ले जाते हैं. द टू एट द गेट स्टार्टल्ड बाय द अनएक्सपेक्टेड स्लैमिंग ऑफ द डोर. अब ये जो दो जने बात कर रहे थे इन्हें बात पता नहीं चलती, इनको जब पता चलती है जब वो धड़ाम से अंदर जाके दरवाजा बंद कर लेते हैं और दोनों जने उस धड़ाम की आवाज से चौंक जाते हैं. द स्नैपिंग ऑफ द लॉक, दरवाजे की कुंडी लगाने की याद आती है, एंड द इको ऑफ अ गॉगलिंग लाफ विद इन, और अंदर से जोर से अट्टहास करके हंसने की कैप्टन हैकबर्ड की आवाज आती है. द मैन एक्सप्लेन्ड दैट ही डिड नॉट वांट टू अपसेट कैप्टन. अब वो अजनबी आदमी लड़की को बेसी को समझाता है कि वो कैप्टन को उदास नहीं करना चाहता था और ना ही चिढ़ाना चाहता था. बेसी सेड इन ए लो अपोलोजेटिक टोन दैट कैप्टन हैड बीन वॉरिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम अबाउट हिज लॉर्ड सन. अब जो बेचारी बेसी है वो अपने मकान मालिक की तरफ से शर्मिंदा होते हुए उसको कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ जो कैप्टन हैकबर्ड है वो अपने बेटे को लेकर लंबे टाइम से बड़े परेशान है और उसकी तलाश में है जो कि गुम चुका है. द मैन सेड दैट ही वाज कैप्टन सन हैरी. अब वो जो अजनबी आदमी है वो बड़ा जबरदस्त एक यहां पर एक सस्पेंस खोलता है कि वो ही कैप्टन हैडबर्ग का बेटा हैरी है. बेसिक क्राइड. बेसी ये सुनकर जोरों से फूट के रोने लगती है एंड वाज प्रोफाउंडली साइलेंट, और फिर एक झटके में चुप हो जाती है. The man asked Bessie if she knew his name and if she was a friend of हैकबर्ड. अब जो कैप्टन है वो बेसी से उसका नाम पूछता है और वो पूछता है कि क्या वो कैप्टन हैकबर्ड की कोई सहेली या कोई और दूसरी टाइप की जानकार है. बेसी टोल्ड दैट कैप्टन वाज देयर लैंडलॉर्ड. लेकिन बेसी बता देती कि वो उनकी कोई रिलेटिव या कोई और नहीं है बल्कि वो उनका मकान मालिक है. द मैन आस्क्ड स्क्रॉनफुली इफ द कैप्टन ऑन बोथ रैबिड हैचेस. यहां पर तो ऐसी उस अजनबी आदमी को पता चलता है कि ये दोनों जो कोठड़ियां हैं गंदी पीली ईंटों वाली ये कैप्टन हैकबर्ड की है. वो बड़े घृणा के साथ कहता है कि ये जो दोनों खरगोशों को रखने के बाड़े यानी झोपड़ी की खिल्ली उड़ाता है कि ये जो खरगोशों को रखने के दो कमरे हैं क्या ये दोनों के दोनों कैप्टन हैकबर्ड के हैं. बेसी डिड नॉट आंसर. लेकिन बेसी इसके आगे उसकी खिल्ली उड़ाने में कोई साथ नहीं देती है.